एक ऐसी किताब पर उनसे चर्चा मैं करूंगी जिसमें मुझे किताब के पीछे की भी चर्चा काफी करनी पड़ेगी। पता नहीं कितना बताने को वो तैयार होंगे, लेकिन हम उन बातों से पर्दा उठाएं उससे पहले हम किताब से पर्दा उठाते हैं। सुप्रिया प्रसाद जी न केवल वो हमारे आज तक और इंडिया टुडे में सर्वे सर्वा हैं, जहां तक एडिटोरियल का सवाल है, न्यूज डायरेक्टर, हाँ मैं भूल जाती हूं, पर संजीव जी के भी बहुत पुराने साथी रहे और मुझे लगता है कि जो बातें मैं यहां पर बेपर्दा करने की कोशिश करूंगी उनको शायद पता तो होगा। लेकिन संजीव जी, ये न्यूज रूम से जुड़ा हुआ इश्क है क्या? नहीं, इसमें न्यूज रूम के मेरे साथी जो हैं वो सुरक्षित हैं, इसमें ऐसा कोई किस्सा नहीं है। वो पहली दोनों किताबों में था जिससे मैं बच के निकल गया। सुप्रिया सर से तो ये चीज जोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इस किताब का विमोचन करेंगे इसीलिए मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ ये बात। इश्क आसान था और इश्क था या नहीं था? न्यूज रूम के इश्क आपके आंखों के सामने से बहुत गुजर। नहीं, मुझे न्यूज रूम से ही इश्क है और मैं हमेशा आज तक को ही मैं अपना इश्क मानता रहा हूँ। और वो जो सामने हैं उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं बता रहा हूँ आपको ना, जो सामने वाली मिली है वो भी आज तक में ही मिली है। इसलिए वो जो भी इश्क हुआ आज तक में ही हुआ और आज तक से ही हुआ। तो दरो दीवार जो है आपके इश्क को पहचानती है आज तक की। हाँ, ऐसे अनुराधा को भी पता है इस बात का कि आज तक मेरा पहला प्यार है। वो हमेशा अपने आप को सेकंड वाइफ ही कहती है। इस बात को उसको पता है। तो हम किताब का विमोचन करते हैं पहले और उसके बाद आपसे बातचीत। जिंदगी कहानी के सिवा है ही क्या? या तो हम कहानी में होते हैं या कहानी हमारी होती है। जो लोग इस कहानी में आते हैं उनका क्या? बाऊजी की कहानी क्या? जिस इंसान ने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी वो अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर क्यों बिलख पड़ा? ये कैसा रिश्ता है? क्यों वो अंत समय में खुद को कसूरवार मान रहे थे? क्यों उन्होंने जीते जी अपनी बेटी को नहीं अपनाया और बेटी अपने पिता की आंखों में प्रशंसा देखने का इंतजार करते हुए चली गई? क्या सच में पिता के दंभ ने एक बेटी की जान ले ली थी? ये कैसा प्रेम है? क्या आपके इश्क में कुछ भी आसान नहीं होगा? नहीं, इश्क बहुत आसान है। देखिए, इश्क तो मुश्किल है ही नहीं। मैं ये मानता हूं इश्क करना बहुत आसान है। इश्क के बाद मुश्किलें पैदा होती है। सारी मुश्किल इश्क के बाद होती है। और ये जो इश्क है दरअसल ये दो पीढ़ियों का इश्क है इस किताब के अंदर। एक आज की पीढ़ी है, उसका अपना संघर्ष है, और एक उनसे पहले की पीढ़ी है जो हम कह सकते हैं जिसमें मैं बड़ा हो रहा था, यानी 1990 के दशक में जो पीढ़ी बड़ी हो रही थी उसकी कहानी है। तो उस दौर में जो संघर्ष आपने भी किया या तमाम महिलाओं ने किया, हमारे घर परिवार के लोगों ने किया, वो संघर्ष उनका उन महिलाओं का नजर आता है उसके अंदर कि किन मुश्किल हालातों में वो बाहर निकली हैं प्रेम करते हुए, और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को संवारा है, खड़ा किया है। तमाम इसके जब पूरा समाज, पूरी बिरादरी, पूरा परिवार उनके खिलाफ होता था, तो उन्होंने किन चीजों को जिया है, कैसे मर के वो खड़ी हुई हैं। ये वो इश्क है। और इश्क लिखना कितना मुश्किल है? हाँ, इश्क लिखना बहुत मुश्किल है। मैं लिख नहीं पाया। पहली दो किताबें इसीलिए मैंने अपराध लिखी थी, पर पिछले 1 साल से मैंने इश्क की कविताएं सुनाना शुरू किया। जब मैं कविताएं सुना रहा था तो तरह तरह की कविताएं मेरे पास आने लगी। पूरे देश भर से मेरे पास कविताएं आती हैं, लोग कविताएं भेजते हैं और उसमें मुझे कुछ किस्से मिलते हैं, और उस कविता को पढ़ने के बदले में भी कुछ किस्से मिले। तो उन किस्सों से जो प्रेम उपजा वो इसकी कहानी है। अच्छा, पर इसमें कुछ तो आपकी कहानी का अंश होगा। मेरी कहानी है एक्चुअली। ये जो पूरी किताब है ये पालीवाल समाज की कहानी है। इसमें तो मैं एक्चुअली पालीवाल समाज की कहानी लिखना चाहता था। जब मैं बड़ा हो रहा था तब हमको ये बताया जाता था कि हमारे घर में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। तो हमने पूछा, भाई रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाया जाता? सारी दुनिया में बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, हमारे यहाँ तो क्यों नहीं होता? तो हमको बताया गया कि एक आतताई आया था, किसी ने कहा मोहम्मद गौरी था, किसी ने कहा मोहम्मद गजनी था। वो आया था, उसने पाली वालों के
राज के ऊपर अटैक किया और वो रक्षाबंधन का दिन था, वहाँ एक बड़ा सा तालाब होता था, तालाब खून से लाल हो गया, गायें काट के उस तालाब में डाल दी गईं और उस दिन से इतने पालीवाल मारे गए और जो औरतें बची हुई थी उन्होंने जौहर कर लिया। उसकी वजह से हम रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। ये 700-800 साल से ये परंपरा चली आ रही थी। तो मैं बड़ा हुआ तो मैंने सोचने की कोशिश की कि क्यों, कितनी सच्चाई है इसमें। इस कागजों को ढूंढने की कोशिश की। फिर उसके बाद पालीवालों का एक और पलायन हुआ। तो ये पालीवाल पाली से छोड़े, 700 साल पहले उन्होंने पाली छोड़ी। पाली छोड़ के फिर राजस्थान के अलग अलग जगहों में जाके बसे और सबसे ज्यादा पालीवाल बसे जैसलमेर में। वहां पालीवालों के 84 गांव हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है कुलधरा का, जिसे लोग कहते हैं कि वो भूतहा गांव है। फिर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पापा ने बताया कि हम कुलधरा गांव के रहने वाले हैं, हम कुलधर पालीवाल कहलाते हैं, हमारा घर वहां था, हमारा वंश वहां से शुरू हुआ है। तो मैं कुलधरा भी गया। कुलधरा की कहानी ये होती थी, आप जाएं एज ए टूरिस्ट, अगर आप जाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि कुलधरा पे पालीवाल ब्राह्मण रहते थे और जैसलमेर का जो राजा था, राजा बीमार रहता था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। उनका एक दीवान था जिसका नाम सालिम सिंह था। सालिम सिंह जो है वो लगान वसूलता था, अत्याचार करता था। एक दिन पालीवालों की एक लड़की पे उसकी नजर पड़ गई और उसने कहा मैं इससे शादी करूंगा, मुझे इससे शादी करनी है। पालीवालों ने कहा चाहे कुछ हो जाए, शादी तो नहीं होगी। और एक रात में 84 गांव उन्होंने खाली कर दिए। ये कहानी हम लगातार सुनते चले आए। फिर मुझे ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि ये भाई 200 साल पहले 1825 में अंग्रेजों का शासन था। जितने राजे रजवाड़े थे ये अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उनको लगान दिया करते थे और अपनी राज दरबार चला रहे थे। और ऐसी कौन सी तकनीक थी कि 84 गांव के लोग एक रात में छोड़ के चले जाएं और राजा और उसके दीवान को पता ही ना चले। तो मैंने तमाम खोजना शुरू किया कि क्या हुआ। तो वो जो कुछ उसमें निकल के आया उसको मैं एक इतिहास के तौर पे बताना चाहता था। फिर मुझे लगा कि मैं इतिहास किसको पढ़ाऊंगा, किसको सुनाऊंगा, कौन होगा वो जो इस पालीवालों के इतिहास में इंटरेस्टेड होगा। तो फिर मैंने एक कहानी सोची, एक रोमांटिक कहानी सोची। मुझे लगा कि इस तरीके से बोरिंग तरीके से बताने से अच्छा ये है कि इसको इंटरेस्टिंग तरीके से एक कहानी के रूप में ढाला जाए और जिसमें वो सारा इतिहास निकल के आ जाए और ऐसे आए जिसका आनंद उठा सके। उसका जो निचोड़ है सारी सोच का वो इस किताब में है। तो उस बहाने मैंने पालीवालों का इतिहास इस किताब में बताया है। इसमें आपको जैसलमेर मिलेगा, राजस्थान के पकवान मिलेंगे, पालीवालों का इतिहास मिलेगा, आज का रोमांस मिलेगा और पिछली पीढ़ी का इश्क मिलेगा। क्योंकि राजस्थान के बाकी हिस्सों की तुलना में जैसलमेर ही वो हिस्सा आता है जहां पर रेगिस्तान जो मरुभूमि के रूप में हम जानते हैं वैसा है। बाकी तो आपको उदयपुर में तालाब मिलेंगे, आप जयपुर के इलाके में घूमे तो वहां आपको हरियाली भी दिखेगी, वो सारी चीजें, पर मरुभूमि जैसलमेर जी। तो जहां सब बदरंग है वहां इश्क का ही रंग है। इश्क का रंग तो कहीं भी खिल जाएगा, इस माहौल में भी खिल जाएगा। इश्क का क्या है, देखिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, इश्क की कितनी रूहानी पुरसुकून आवाजें इतनी दूर से हमारे पास चल के आ रही हैं। तो इश्क का रंग तो ऐसा है ना। देखिए इस किताब का नाम है इश्क नहीं आसा, बस इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो मरुस्थल या कहीं और डूबना है, जो डूबा सो पार। तो जहां दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, जो मुश्किल नहीं होगा, वो इश्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इश्क में तो सब कुछ है, सब कुछ समाहित है उसमें। ऐसा कौन सा इश्क है जिसमें ये सब चीजें नहीं आएंगी? इश्क के बगैर तो इंसान ही अधूरा है, उसका तस्वुर ही नहीं कर सकते किसी के जीवन का। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि आपने इश्क किया था, तो हर आदमी बोलेगा एक नहीं कई बार किया था। तो इश्क की तासीर ऐसी है कि वो एक चढ़ता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है, फिर चढ़ता है। तो कई रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। और इश्क को जरूरी नहीं है कि दो स्त्री पुरुष के बीच में हो, आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। सूफियों का इश्क तो रूहानी है, वो तो अल्लाह से इश्क करते हैं, इबादत करते रहते हैं। पर उसमें वर्तमान का पुट जब होता है, क्योंकि हम भले ही पीढ़ियों दर पीढ़ियां एक ही सा हो, लेकिन कुछ बदल जाता है। इसीलिए आपकी किताब में जब मैं ये हिस्सा पढ़ती हूँ कि अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है, उसने खुद को जवाब दिया, लेकिन ये वक्त अपनी परेशानियों को हल करने का था। अमन एक ऐसे वक्त में मेरी जिंदगी में आया है जब मैं अपने सबसे मुश्किल दौर में हूँ, और आज के उस इश्क की चॉइसेस भी हो जाती हैं कि आप क्या खुद के लिए चुन रहे हैं उस समय।
देखिए, आज के दौर का सबसे मुश्किल बात यही है कि सबसे पहले आपको खुद को सोचना पड़ता है। आज मॉडर्न डे जिस दौर में हम हैं, वो इश्क तो रहा नहीं कि हम खतो खिताबत करते थे, सालों साल एक दूसरे से मिलते नहीं थे। आज का इश्क जो है, जो इसमें इश्क है, वो सोशल मीडिया पे मिले हुए लोग हैं जिनके बीच का इश्क है, जो एक दूसरे से ऐसे ही मिल जाते हैं किसी वीडियो को देखते हुए और एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, उनसे बात करना शुरू करते हैं और 3 दिन में वो मुलाकात करने पे फैसला कर लेते हैं। तो वही आज किसी के पास इतना सोचने का टाइम नहीं है और जरूरी नहीं है जिससे हम मिल रहे हैं उसके साथ इश्क ही करें, उससे मिले ही ठीक है, तो ये 10 दिन के लिए है, कोई बात नहीं, 15 दिन बाद किसी और को देखेंगे, फिर देखेंगे। और इश्क भी आज धीरे धीरे अलग अलग स्टेज पे होता है। इश्क इंस्टेंट नूडल्स नहीं है आज का इश्क। इश्क इस इंसान जो है बहुत सोच समझ के ले रहा है आज के दौर में, सब कुछ देखना पड़ता है वो इश्क। और जो तूफानी इश्क होता है फिर वो ऐसे ही आ जाता है, फिर वो कुछ नहीं देखता, फिर वो तबाही और बर्बादी भी ले आता है।